हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इससे पहले भी मैं इस प्रश्नावली की वीडियो बना चुका हूँ। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाली हैं। उन वीडियो को जरूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो है बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो आयताकार विद्यालय बनाया जा रहा है ना, तो कैसे बनेगा आयताकार विद्यालय भाई? देखिए जरा, ये यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारे पास इस तरह से एक आयताकार विद्यालय बन रहा है। क्लियर पॉइंट? ये एक आयताकार विद्यालय बन गया और ये जमीन रखी है। भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, इतनी जमीन सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में कहा था, कभी भी अनुपात में दिया हो और अनुपात को अलग अलग करना हो तो इसके साथ में एक चर को लगा देते हैं या वेरिएबल्स जोड़ देते हैं। क्लियर पॉइंट? एक वेरिएबल्स को जोड़ देते हैं। तो वेरिएबल्स क्या लिखो आप? वेरिएबल चाहे आप x लिखो, चाहे y लिखो, चाहे z लिखो। ये लंबाई पहले बोला है तो पहले नंबर वाला लंबाई, इसका मतलब मैंने लिखा 11x, ये लंबाई हो गई। ठीक है, चौड़ाई दूसरे नंबर पे लिखा है, ये देखो चौड़ाई दूसरे नंबर वाला चौड़ाई यानी 4x। क्लियर है पॉइंट ये चीज? अब कहानी देखो आगे। इस पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ यानी बाढ़ करनी, ऐसी ये बाढ़ करनी, ये बाढ़ करनी है। बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने में 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञान कीजिए। देखे भाई, अब जरा अगर हम इसकी बाढ़ कराते हैं तो बाढ़ कैसे कराएंगे? बाढ़ ही कराएंगे ना, ये चारों तरफ ये इस तरह से बाढ़ होगी भाई। बाढ़ अंदर तो होगी नहीं, बाढ़ इस तरह से चारों तरफ बाढ़ होगी। जब चारों तरफ बाढ़ होगी तो इसको क्या कहते हैं? यहां से लेकर ये चले, ये चले, ये चले, ये चले, क्या कहते हैं इसको? परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप, है ना। तो बाढ़ कहाँ होगी? बाढ़ का मतलब कह रहा है परिमाप। ठीक है चीज। अब देखिए जरा, अब यहां पर ये दे रखा हमको, इसका मतलब हमको बाढ़ करनी है तो इसका मतलब यह है परिमाप। ठीक है, 1 मीटर प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 रुपये खर्च होते हैं। 1 मीटर में कितने खर्च होते हैं? 100 मीटर, 100 रुपये खर्च होते हैं 1 मीटर में 100 रुपये। तो देखते हैं कि इसका परिमाप क्या आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप। हम लिखेंगे आयताकार क्या लिखेंगे हम? आयताकार। ये देखो भूखंड लिखा ना, आप भी वो उसी तरह लिख दो, भूखंड का परिमाप। क्लियर है बात? इसको परिमाप कहते हैं। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होते हैं चारों भुजाओं का योग, बाहरी भुजाओं का योग। तो 11 हो गया और 11 इधर हो जाएगा, 4 इधर है, 4 इधर हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 11x प्लस 4x। पहले ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे। इधर भी 11x होगा ना, प्लस 11x और प्लस ये भी 4x होगा भाई, 4x। क्लियर है पॉइंट? अब देखो 11 दूनी 22 से हुआ और 4 दूनी 8 हुआ, 22 और 8 कितना हुआ? 30, यानी 30x। क्लियर है पॉइंट? अब इतना मीटर टोटल हो गया। उसने कहा 1 मीटर का व्यय कितना है? 100 रुपये। ठीक है, बाल लगाने का 1 मीटर का व्यय कितना है? आप लिखोगे 1 मीटर का व्यय बराबर कितना है? 100 रुपये। तो इतने मीटर का व्यय कितना होगा? देखो जरा, 30x मीटर का व्यय है ना। इट मीन 100 को गुणा कर दो किससे? 30x को। इट मीन कितना आएगा? 3000x। इतना आया, इतना रुपए आ गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि जब हम 100 रुपये प्रति मीटर की दर से व्यय करते हैं तो इतना हजार लगता है। इनकी तरफ से इतना हजार लगता है और हमारी तरफ से कितना लगा? हमारी तरफ से इतना हजार लगा। ठीक है चीज। इन्होंने कहा जब हम पूरा बाढ़ का खर्चा बोलते हैं तो पूरा बाढ़ का खर्चा कितना होता है? 75,000 रुपये। और हम लोगों ने क्या निकाला? देखो जरा, हमने 30 मीटर थी ना इसकी लंबा, ये परिमाप 30 मीटर था पूरा, इसी पे बाढ़ लगेगी। और इस बाढ़ का खर्चा हमने क्या लिखा है, क्या निकाला? 3000 मीटर, 3000x रुपये, 3000x रुपये इतना खर्चा हुआ ना। इनकी तरफ से 75, इसका मतलब ये बराबर ये बराबर ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो लिखिए जरा,
इट मीन्स क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर मिटा दूं, इसको इतना मिटा देते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये कहेंगे 3000x बराबर क्या कहेंगे, 75,000। ये देखो इतना कहेंगे हम, ठीक है जी। तो x बराबर क्या, ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चल जाएगा, क्योंकि चर के साथ गुणा में जो भी चीज होगी, चर के साथ, वेरिएबल्स के साथ जो भी मल्टीपल में होगा, मल्टीपल वाला हमेशा दूसरे के बट्टे में चल जाता है, नीचे चल जाता है। क्लियर है पॉइंट, ये हमेशा दूसरे के बट्टे में चल जाता है। अब यहां देखो 7530 आया और बटे हमारे पास 3 और 3 जीरो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कट गया, 3 से 75 काटो, कितनी बार, 25 बार, कट गया नहीं, यानी x इक्वल टू 25 आ गया। पॉइंट क्लियर। अब इसने कहा था व्यय कर भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। माप का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई क्या थी इसकी, 11x। तो आप लिखेंगे लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर 11x था ना, तो यानी कि 11 इंटू 25। तो इट मीन्स क्या होगा, 25 कम 25 का 5, कैरी लगा 2, 25 कम 25 का 2, 27, इतना मीटर। ये तो हो गया हमारे पास लंबाई। और चौड़ाई क्या हो गई, देखो जरा, चौड़ाई हमारे पास है 4x, 4 इंटू 25, तो 25 चौको कितना हुआ, 100 मीटर, 100 मीटर। लंबाई इसकी हुई हमारे पास, लंबाई हुई इसकी 275 मीटर और चौड़ाई हुई इसकी 100 मीटर। क्लियर है बात, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, ये क्वेश्चन कहा हमको कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, ठीक है। 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है, कैसे कैसे, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है, ठीक है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा लेता है, यानी अगर 3 मीटर कमीज का लेगा तो 2 मीटर पैंट के लिए लेगा। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये का प्राप्त करता है, ठीक है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, देखिए बच्चों क्या कहा है, माना यहां देखिए ये 2:3 रेशियो और 2 रेशियो बोल रखा है इसने, 3 रेशियो और 2 रेशियो कह सकते हैं हम। माना जो है कमीज के लिए 3x मीटर कपड़ा खरीदता है और पतलून के लिए 2x मीटर कपड़ा खरीदता है, ठीक है ना। ये अब हम लिख सकते हैं, माना हसन कमीज के लिए कितना, टोटल 3x मीटर तथा पैंट के लिए इन्होंने पतलून लिखा ना, पतलून ही लिख दो फिर, है ना। पतलून के लिए 2x मीटर कपड़ा खरीदता है, 2x मीटर कपड़ा खरीदता है, ठीक है बात ये। अब क्या हुआ, इस कमीज के कपड़े की कॉस्ट क्या है, ये प्रति 50 रुपये प्रति मीटर कमीज, ये देखो ना कमीज के कपड़े का भाव। तो कमीज के कपड़े का कुल कीमत क्या थी, आप लिखोगे कमीज के कपड़े की कीमत कितनी होगी, कीमत भाई उसके पास टोटल 3x है और 50 रुपए का 1 मीटर आता है, तो 3x कितने मीटर का आएगा भाई, है ना। 3x कितने, 1 मीटर का आता है 50 रुपये, 1 मीटर कितने प्रति मीटर, 1 मीटर 50 रुपये का आता है, तो 3x कितने का, 3x इंटू 50, 3x इंटू 50 मीटर, यानी इतना रुपये ना, 3x इंटू 50 रुपया, यानी कि 50 150, 150 रुपया। क्लियर पॉइंट। ये कमीज हो गया। पैंट के हमारे पास देखो जरा, पतलून लिख रखा ना उसने, पतलून ही लिख लेते हैं। पतलून की कीमत हमारे पास, पतलून के कपड़े की कीमत ना, कितना हो जाए देखिए जरा, ये हमारे पास 2x है और वो हमारे पास 1 मीटर कितने का खरीदता है, 1 मीटर 90 रुपये का, यानी कि 2x इंटू 90 रुपये, तो 2x खरीदेगा 9 दूनी 180 रुपये का, 180x रुपये का। क्लियर बात है, ये भी x आएगा ना, या 150x और 180x,
ठीक है ये चीज। सोचिए ना जरा, 1 मीटर खरीदता वो 50 रुपए का, 2 मीटर खरीदेगा 150 का, 50 × 2, 3 मीटर खरीदेगा 50 × 3, 4 मीटर खरीदेगा 50 × 4, x मीटर खरीदेगा 50 × x, और 3x मीटर खरीदेगा 3x × 50। क्लियर है पॉइंट। इसी तरह से इसमें भी है, 90 रुपए का वो 1 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदता है। हेलो भाई जी को प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया। आप ठीक हैं? क्लियर पॉइंट। अब यहां से देखो, ये क्या करता है, ये 12% गेन में पैंट कपड़े कमीज को, कपड़े को 12% 10% लाभ पर बेच देता है। यानी इसको बेचा कितने में? कमीज का कपड़े की असली कीमत तो ये थी, लेकिन इसको बेचा कितना? 12% लाभ पर। तो देखो जरा, कपड़े कमीज को बेचा गया ना, कमीज को बेचा गया ना, बेचा गया। कितनी कीमत थी इसकी पहले? 150 रुपया। और कितने में बेचाई? 12% लाभ पर। तो सोचे जरा, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज, अगर वो 150 रुपए की चीज 150 में बेच देता, 150 एक्स है ना ये, इतना। सोचे जरा, अगर वो 150 एक्स की 150 में ही बेच देता, तो उसे कितना लाभ होता? न लाभ होता न हानि होती, केवल उसे 100% में बेचा उसने, समझ लो, है ना। अगर आप जो है एक चॉकलेट खरीदी आपने 20 रुपए की, और 20 रुपए की आपने बेच दी, तो आपको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। इसका मतलब आपने कितने में बेचा उसको? 100% में बेचा। लेकिन यहां बोला 12% का लाभ होता है बल कमीज पर। लाभ का मतलब, इसका मतलब 12% ज्यादा मिलता है। 100 तो अपने आप में होता है, प्रतिशत 100 अपने आप में होता है, और 12% ज्यादा, यानी 100 में 12 और जोड़ो, 112%। इसका मतलब 112% में बेचता है। क्लियर पॉइंट है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी देखो, इतना हुआ हमारे पास 150x इंटू 112 इंटू 1/100। 1 जीरो से तो ये जीरो कटा, 2 से ये कटा, 2 से काटो जरा, 2 पंजी 10, और 2 छक्का 12, 2 पंजी 10, और 5 से ये कटा, 5 दिए 15। तो कितना बना देखे जरा, 3 से गुणा करो 56 को, 3 छक्का 18 का 8, करे लगे 1, 3 पे 15, 1 16, इतना हुआ। ठीक है जी। यानी कि उसने कमीज के जो कपड़ा था उसे कितने में बेचा? 168 एक्स में बेचा। और हमारे पास 10% का लाभ किस पर होता है? उसे पैंट के कपड़े पर। तो पैंट का कपड़ा कितना था? 180 था ना पहले से। तो 180 का 10% लाभ, लाभ मतलब 100 अपने आप था, 10% और, यानी 110% पर बेचा, है ना इसको। तो इसको थोड़ा मिटा दो, देखिए। अब यहां से देखिए, इसको तब मिटाएंगे ना, पहले लिख लेते इसको। यानी कि पतलून के कपड़े को बेचा, है ना, पतलून यानी पैंट, लिख सकते हैं इसको। के कपड़े को बेचा। ठीक है, उस दुकानदार ने कितने में बेचा उसको? ये कितना था कपड़ा इसका? 180 एक्स था, 180 एक्स था। और कितने में बेचा इसको? 10% के लाभ पर, यानी कि 10 यानी 110, है ना, लाभ बोलो ना। 100 अपने आप में था, 10% और लाभ, यानी 110, और प्रतिशत का मतलब 1/100। चलो पहले प्रतिशत ही लिख लो फिर, है ना, 110 और प्रतिशत। ठीक है चीज। 180 का 180 एक्स इंटू 110 का 110 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 1020 कटे। अब देखो जरा, 11 8 88 का 8, कैरे लगा 8, और 11 एकम 11 और 8 19, यानी 198 एक्स। 198 एक्स में तो वो पैंट को बेचता है, और 168 में वो कमीज को बेचता है, और दोनों मिलाकर कितना पैसा मिलता है उसको? इतना प्राप्त करता है। दोनों को बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। यानी इन दोनों को जोड़कर कितना हो रहा? 36,600। इन दोनों को जोड़कर कितना हो रहा? 36,600। देखे जरा, इन दोनों को जोड़कर हो रहा है 36,600, है ना।
तो जोड़ो जरा इन दोनों को, यानी कि आप कहेंगे 168x प्लस 198x और बराबर कितना हुआ, 36,600 हुआ। ठीक है जी, ये 36,600 हुआ। अब इसको मिटा दो थोड़ा नीचे, देखिए जरा ना। अब यहां से देखिए भाई, जोड़ो जोड़ो, 8 और 8 16 का 6, कैरी लगा 1 और 10 6 16 का 6, कैरी लगा 1 और 1 का 1 2 1 3, एक्स इजकल टू इतना हमारे पास 36600। तो एक्स बराबर कितना हुआ, 36600 बटे हमारे पास 366। इससे ये कितनी बार कटे, एक बार, ये 100, यानी एक्स बराबर कितना हुआ, 100 हो गया। ठीक है चीज। अब सवाल क्या पूछा इन्होंने, सवाल पूछा इन्होंने कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था उसने, पतलून के लिए उसने खरीदा था 2 मीटर खरीदा था ना, 2x खरीदा था, है ना। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, इतना। तो आप लिखोगे पतलून के लिए कपड़ा खरीदा गया था बराबर 2x था। देखो ना, 2x है ना, 2 मीटर था और हमने x मान लिया इसको 2x, यानी 2 इंटू एक्स की जगह क्या था, 100, यानी कि 200 मीटर। कितना मीटर कपड़ा खरीदता है ये, 200 मीटर। ठीक है चीज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, हिरन के एक झुंड का आधा भाग, तो यानी कि हिरन का ये झुंड हमारे पास, पहले देख लेते हैं ना। ये पूरा हिरनों का एक झुंड है, यहाँ हिरन है सारे, ठीक है ना, हिरन है। यहाँ पर आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो ये भाग क्या है, ये यहाँ पर चर रहा है, ये एक मैदान है, यहाँ पर आधा भाग चर रहा है, ये चर रहा है, ठीक है ना, चर रहा है ना, ये मैदान में चर रहा है। और क्या बचा, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। ये जो आधे बचे ना, आधे का 3/4, ये जो आधे बचे यहाँ पर आधे, इस आधे का 3/4 क्या कर रहे हैं, 3/4 खेल रहे हैं, बल ये खेल रहे हैं 3/4, ठीक है ना, 3/4 खेल रहे हैं। तो आधे का 3/4 अगर खेल रहा है तो 1/4 शेष बच गया, क्या कर रहा है, खेल रहा है। शेष बचे 9 हिरन, यानी 1/4 जो बच गया वो कितने, 1/4 बराबर कितने है, 9 है, ठीक है ना। इतने का इतना बराबर 9, हाँ है ना। इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से करते हैं, कह सकते हैं कि हम सीधे यहाँ x मानते हैं, इसको हम आपस में गुणा कर देते, ये बराबर 9, ये अपना आप आंसर आ जाएगा। क्लियर ये चीज। लेकिन अब देखते हैं, इसको समझाते हैं। देखो झुंड में हिरणों की संख्या क्या है, अब इसको सही तरीके से करते हैं, ठीक है ना ये चीज। अब देखिए जरा, ठीक है, अब समझ देखो जरा किस तरह से करेंगे। लेकिन माना उन्होंने कहा झुंड में हिरणों की संख्या, माना हिरणों की संख्या कितनी है, माना हिरणों की संख्या बराबर x है। क्लियर पॉइंट। अब 1/4 तो मैदान में चल रहा है, कितना, आधा भाग मैदान में चल रहा है। आप लिखोगे मैदान में चल रहा है ना, मैदान में चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, आधा, यानी इसका आधा, 1/2 किसका, x का 1/2, ठीक है। और इसका मतलब अब जो शेष बचे, शेष कितने बचे, अब शेष बचे कितना, आधा ही और शेष बच गया होगा भाई, आधा तो चल रहे हैं और शेष कितने बचे, आधा, यानी जो बच गया आधा इधर है आधा इधर है। क्लियर पॉइंट। इस आधे का 3/4 पड़ोस में ही खेल रहा है, ठीक है। अब खेल रहे हैं हिरन, खेलने वाले हिरन, खेलने वाले हिरन कितने, वाले हिरन किसका, इस आधे का 3/4 खेल रहा है, बस 3/4। क्लियर है, 3/4 खेल रहा है ना, तो 3/4 तो खेल रहा है, 1/4 बाकी बच गया, ठीक है ना, खेल रहा है। और शेष बचे 9 हिरन, यानी अगर 3/4 खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है, जो नहीं खेल रहे ना, जो शेष बचे, इसका मतलब जो नहीं खेले, यानी कि शेष बचे हमारे पास है ना, शेष बचे हिरन, शेष कितने बचे भाई, सोचो जरा,
3/4 तो खेल रहे हैं, तो कितने नहीं खेल रहे होंगे? 1/4 नहीं खेल रहे होंगे, तभी तो मिलाकर 1 होता है। तो इसका 1/4, 1/2x का 1/4, ये शेष बचे ना। अब ये देखो क्या बोला, ये शेष बचे 9 हिरन। ये शेष किसके बराबर है? 9 के बराबर है बल। ये किसके बराबर है? ये 9 के बराबर है। ठीक है, अब आप लिख दोगे 1/2x इंटू 1/4 बराबर 9 % के अनुसार। ठीक है ना, ये चीज ऊपर ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, x एकम x, x एकम x, यानी x/8 आया, इक्वल टू 9 आया। 9 के नीचे 1 रखो और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 की गुणा सीधा ऊपर कर दो, है ना। 8 की गुणा यहाँ हो जाएगी, यानी कि 8 इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू 8 नमा 72। ठीक है, टोटल कितने हिरन वो हिरन थे? 72 हिरन थे। झुंड में हिरनों की संख्या क्या थी? 72। झुंड में हिरनों की संख्या क्या हुई? 72। क्लियर है चीज? इस चीज को अगर बच्चे नहीं समझे तो इस चीज को इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो क्या हुआ, 3/4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि एक रोटी थी, उस रोटी के मैंने 4 टुकड़े किए, जो नीचे दिया रहता ना हर, उसका मतलब होता है संपूर्ण भाग, जितने टुकड़े करने 4 टुकड़े किए और 3 टुकड़े खा लिए। 3 टुकड़े खा लिए तो कितना टुकड़ा बचा? 1 बचा। ये तो बचा शेष, शेष ही बचा ना 1/4। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके 1 बनेगा। 1/4 इसीलिए हमने यहाँ से लिखा। ठीक है, 3/4 तो यहाँ चले गए थे, 1/4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादाजी की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है। तो पुत्र की आयु कितनी हुई? माना लिख लेते हैं हम, माना पौत्र की आयु कितनी होगी? पौत्र की आयु बराबर x। तो दादाजी की आयु कितनी होगी बताओ जरा? दादाजी की आयु बराबर कितनी होगी? देखो, दादाजी की आयु पौत्र की आयु की 10 गुनी, यानी पौत्र की आयु को 10 से गुणा कर दो, बल 10x होगी फिर, है ना। भाई पौत्र की आयु जब x है, दादाजी की आयु 10 गुनी है, यानी इस पौत्र को जब 10 से गुणा कर दो तब दादाजी की आयु आती है बल। ठीक है, यदि उनकी आयु पौत्र की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु पौत्र की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो उन दिनों दोनों की आयु, ये दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहां देखिए, इसने बोल रखा है यदि उनकी आयु, किन क्या है? दादाजी की आयु पौत्र की आयु से कितनी ज्यादा? 54 वर्ष ज्यादा है। तो दादाजी की आयु इतनी है, पौत्र की आयु इतनी है। पौत्र की आयु में अगर 54 वर्ष और जोड़ दो, पौत्र की आयु में अगर 54 वर्ष और जोड़ दो तो दादाजी की आयु बन जाती है। दादाजी की आयु जो है इसकी आयु से 54 वर्ष और ज्यादा बल, है ना, यानी इसमें 54 वर्ष जोड़ दो तब दादाजी की आयु बनती है। क्लियर पॉइंट। अब हमें क्या करना है? एक्स को एक तरफ लेके जाना है। एक्स को एक तरफ ले, यानी इस एक्स को आने जाओ, यहाँ लेके जाओ। ठीक है ना। 10x माइनस का x बन जाएगा बराबर 54 बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9x, तो 9x बराबर कितना? 54। और x बराबर कितना हो जाएगा? ये 9 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में चल जाएगा, है ना। 9x जो 54, तो x 54/9, 9 6 जा 54, यानी कि x इक्वल टू 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 6। उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। ये x किसकी आयु है? पौत्र की आयु। तो दादाजी की आयु क्या होगी? 60 ईयर, 60 साल। ठीक है, तो आप लिखेंगे पौत्र की आयु बराबर, पौत्र की आयु बराबर 6 वर्ष। क्लियर पॉइंट। और लिखेंगे दादाजी की आयु बराबर, जी की आयु बराबर कितना हो बच्चा? 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 यानी 60 वर्ष। क्लियर पॉइंट। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? ये क्वेश्चन कह रहा है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी पहले अमन के पुत्र की आयु कितनी है? आप लिख लोगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। तो अमन की आयु कितनी होगी फिर? लिखिए जरा, ये लिखेंगे अमन की आयु बराबर
कितने गुनी? 3 गुनी, यानी पुत्र की उम्र को 3 से गुणा कर दो, तब अमन की आयु आती है बल। 10 वर्ष पहले, यानी दोनों की आयु 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले देखो, 10 वर्ष पूर्व ना दोनों की आयु क्या रही होगी? तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी भाई? पुत्र की आयु, है ना? आज इसकी उम्र x है, तो 10 साल पहले, भाई आज आपकी उम्र 15 वर्ष है, तो 10 साल पहले क्या रही होगी आपकी? 15 में से 10 कर दो माइनस, यानी 5 साल रही होगी। ठीक इसी तरह से आज पुत्र की आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले इसकी आयु x माइनस 10 रही होगी। ठीक है ना? और अमन की आयु क्या रही होगी? अमन की आयु ना 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। क्लियर है चीज? क्या रही होगी? 3x माइनस 10 रही होगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि उसकी आयु, किसकी आयु? इस पुत्र अमन की आयु 3x माइनस 10, इसकी आयु जो है किसकी? 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु क्या थी? x माइनस 10 थी। पुत्र की आयु को जब 5 से गुणा कर दो, तब इसकी आयु बनती है बल। पुत्र की आयु की 5 गुनी थी भले 10 वर्ष पहले। ठीक है ना? 10 वर्ष पहले दोनों उम्र निकाल दी, और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। क्लियर है पॉइंट? अब यहां से देखो, 3x माइनस 10 बराबर 5 के अंदर गुणा करो दोनों के साथ, 5x तो ये बना, और माइनस 5.50 ये बना। ठीक है बात? हमने कहा था एक चर को, हमने चर को एक ही तरफ लेके आना है, दोनों तरफ चर हो गए ना, इधर भी चर इधर भी चर, तो इसको छोटे वाले को उठाओ और इसके पीछे रख दो। रख सकते हैं यहां से, यानी चर चर को एक तरफ, बिना चर वाले को एक तरफ, और इस माइनस 50 को उठाओ, इसको यहां रख दो। रख सकते हैं इसको। देखो जरा क्या बना, ध्यान से देखो जरा, ये जब 50 इधर आएगा तो ये माइनस की जगह 50 बन जाएगा, और माइनस 10 अपनी जगह पे है, माइनस 10 बराबर का बराबर, 5x अपनी जगह पे है, और ये हमारे पास ये 3x पीछे चल जाएगा, यानी माइनस का 3x। क्लियर है पॉइंट? माइनस का 3x हो जाएगा। 50 में से 10 गया 40 बना, और बराबर 5x में से 3x गया तो 2x बना। तो x बराबर 2 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में। x बराबर 40 बट्टे 2, यानी कि 20। तो x बराबर कितना हुआ? 20। ठीक है चीज? अब ये कहा, क्या कहा? दोनों की वर्तमान आयु क्या है? भाई देखो, पुत्र की आयु तो 20 वर्ष हो जाएगी, और अमन की आयु क्या होगी? 20 से 3 को गुणा कर दो, 20 या 60। क्लियर पॉइंट? तो आप लिख दोगे अमन की वर्तमान आयु, थोड़ा मिटा दें इसको, आप लिख दोगे पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है ना? वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ठीक है पॉइंट? क्लियर? और किसकी? अमन की आयु बराबर क्या होगी? अमन की आयु ना बराबर, भाई ये देखो ना, 3 इंटू यहां 20, x की जगह 20 लिखो, 20 या 60 वर्ष। ठीक है पॉइंट? ठीक है ना? वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? मिलते हैं जल्द नई वीडियो में।